धमाकों की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। दोनों सदनों में हैदराबाद में हुए धमाके पर जमकर बयानबाजी हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सरकार ने अलर्ट जारी करने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी सीमित कर ली। इधर हैदराबाद में पहले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का दौरा हुआ, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सहानुभूति जताने की रस्म अदायगी कर दी। लेकिन हैदराबाद जख्मी है, 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक लोग जख्मी हैं। आखिर हमारे देश में जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है? क्यों कोई भी आतंकी संगठन यूं ही धमाका कर चला जाता है और हम बयानों में फंसे रह जाते हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज सबसे बड़ा सवाल में हम चर्चा करेंगे। सरकार कब कड़े कदम उठाएगी? क्या रुक सकता था हैदराबाद ब्लास्ट? और तमाम जानकारियां होने के बावजूद ये धमाके आखिर हुए ही क्यों? संसद में इन धमाकों की गूंज कैसे सुनाई पड़ी, आपको सुनवाते हैं। On 21st February 2013, the twin blasts took place in a busy locality of Dilsukh Nagar area of Hyderabad city at a local bus stop and a canteen. Preliminary investigation revealed that the IEDs, improved explosive devices, were placed on bicycle causing explosion at both the places. A total of 16 persons died and 117 were injured, out of which 4 are critically injured. लेकिन गृह मंत्री जी, ये बहुत ही रूटीन में दिया गया वक्तव्य है। पहले पैराग्राफ में बता दीजिए क्या क्या हुआ, बाद में जो एक्सग्रेशिया अनाउंस किया वो बता दो और अंत में कह दो कि हमारी तो कमिटमेंट है, हमारी तो प्रतिबद्धता है टेरर से लड़ने की। कि ये समय दोषारोपण करने का नहीं है, एकजुट होकर दृढ़ संकल्पित होकर आतंक का सामना करने का है। लेकिन वो सामना तभी किया जा सकता है जब हमारी और आपकी सोच में समानता हो। और दुख इस बात का है कि हमारी सोच समान नहीं है। पूरे देश भर में कहे अलर्ट कर दिया, इनका अलर्ट गजब है, अलर्ट कर देते हैं। एक पत्र है, लिख दिया, तैयार रहो, सतर्क रहो। और देश में आज तक मुझे नहीं पता चला कि कब सतर्क रहे हैं। अच्छा, सतर्क करने से क्या चीज बन जाएगी भाई? आतंकवादी आपको बता देगा कि जगह जाने वाला, इस वक्त पे जाने वाला है। कल कह रहे हैं कि हमने तो खबर कर दी। कई वर्षों से हम इस आतंकवाद को झेल रहे हैं और इस आतंकवाद की सारी जड़ें सीमा पार है और हमारा देश, हमारी सरकार इस बात को जानता है। कई बार गृह मंत्री की ओर से बयान सदन में दिए गए हैं कि इन सारे आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ है। इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं, देश भी पूरी तरह इस बात को जानता है कि सीमा पार से इस आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है। जो संगठन इस आतंकवाद में लिप्त है, वो चाहे सीमा पार के संगठन हो या चाहे सीमा के अंदर के देश के अंदर के संगठन हो, यदि हमें सचमुच आतंकवाद से लड़ना है तो हमें आतंकवाद को भावनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से आज सदन में इस पर बयान दिए गए पार्टियों की तरफ से, जमकर हंगामा भी हुआ। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से विपक्ष ने आज इस मसले पर सरकार को घेरा है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जो बयान दिया उस पर विपक्ष की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई। सुषमा स्वराज ने यहां तक कह दिया कि यह सिर्फ एक रूटीन बयान है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। अरे बैठिए तो बैठ जाइए। जो प्रतिपक्ष के नेता ने बात कही है, इस पूरे मामले में हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपको मिलवाऊं। इससे पहले जरा ये बता दूं, जो जानकारी मिल रही है इस मामले में, जो नाम सामने आ रहे हैं, शक की सुई किन की तरफ जा रही है, उन दहशतगर्दों के बारे में जो अब तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रियाज भटकल, यासीन भटकल आईएम का कमांडर है, धमाकों का मास्टरमाइंड इसे माना जा रहा है। वसीम अख्तर, अब्दुल्ला अख्तर, 4 नाम। इसके अलावा वकास उर्फ अहमद, मकबूल के बारे में जानकारी यह मिल रही है कि इसने बाकायदा उस जगह की रेकी की थी कुछ महीनों पहले। अशद खान और इमरान, ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं जिनके तरफ, और फिरोज, शक की सुई जा रही है। ये इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनकी भूमिका इस धमाके में अब तक की जानकारी के मुताबिक सामने आ रही है। बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 24 में।
कांग्रेस से भी हमारे साथ नेता जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम सवाल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, प्रफुल्ल बख्शी और रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं, इनसे हम बातचीत करें। लेकिन पहले सुधांशु जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया, खासतौर पर अगर सुशील कुमार शिंदे का मैं जिक्र करूं, ज्यादातर वो यही बोलते नजर आए, हमें मालूमात थी, हमें जानकारी थी। सवाल ये कि क्या सरकार सिर्फ जानकारी देने के लिए होती है? क्या सरकार का काम सिर्फ खुफिया एजेंसी का होता है? बहुत ही निराशापूर्ण बयान दिया है गृह मंत्री जी ने। उस बयान में कहीं भी ये नहीं लगता कि इस विषय में सरकार गंभीर थी और गंभीरता से कोई इन्होंने कदम उठाए हैं। अगर आप पूरा आचरण देखें, सरकार के पास जानकारी है। दिल्ली पुलिस ने जो अक्टूबर के अंदर अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करी थी, उस विज्ञप्ति में उन्होंने खास तौर से कहा था कि इस इलाके में इन आतंकवादियों ने रेकी कर रखी है, और आज वो धमाका भी हो जाता है। प्रश्न देखिए, ये नहीं कि धमाका वहां रोका कैसे जा सकता था। प्रश्न ये है कि जिन संगठनों ने ये धमाका करा है, क्या उन संगठनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सकती थी या नहीं तोड़ी जा सकती थी? सरकार को लश्कर तोबा का पता है, सरकार को इंडियन मुजाहिदीन का पता है। आप इसको जो है, इसकी तुलना करिए अमेरिका के हादसे से। 9/11 के बाद अमेरिकी सरकार ने किस एकाग्रता से इस अलकायदा के पीछे पड़ी और हर संभव कदम उठाया कि अलकायदा को तहस नहस करना है। ये होता है राष्ट्रीय हित, ये होता है सरकार की मंशा का प्रतिबिंब। यहां पे सारे आचरण में सरकार की मंशा का प्रतिबिंब तो कुछ दिखता ही नहीं है। एक रूटीन में, जैसे अभी मैं शरद यादव जी का सुन रहा था, एक भाई आपने रेड अलर्ट कर दिया। जब तक आप स्पेसिफिक जानकारी नहीं देंगे कि भाई यहां इस संगठन से हमें ये जानकारी मिली है और इस तरह से खतरा की आशंका है, तब तक कोई मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन आपने चूंकि एक प्रेस विज्ञप्ति का जिक्र किया, प्रेस रिलीज का जिक्र किया, मेरे हाथ में इस वक्त वो प्रेस रिलीज है। दिल्ली पुलिस ने यह प्रेस रिलीज जारी की थी और तारीख है 26 अक्टूबर 2010, और इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि रमजान से 1 महीने पहले साल 2012 में मकबूल ने इमरान की मदद की थी दिलसुख नगर की रेकी में, रियाज भटकल के निर्देश पर। इस तरह की जानकारी है और 26 अक्टूबर 2012 को यह जानकारी दी जाती है। उसके करीब 3 महीने के बाद यह धमाका हो जाता है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा इस पर मैं सवाल पूछ लूं। जितेंद्र, ये जो दिल्ली पुलिस की जानकारी थी, इसका मतलब यह हुआ कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, तभी तो ये धमाके हुए ना? ये तो बहुत बड़ी चूक है। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त दिल्ली पुलिस ने मकबूल और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया था, उस वक्त पूछताछ के दौरान ये अहम खुलासा हुआ था और उन्होंने साफ बोला था कि उनकी मीटिंग रियाज भटकल से हैदराबाद में हुई है और उसके बाद हैदराबाद में ही धमाके करने के ऐसे जो हुक्म है वो रियाज भटकल ने ही इनको दिया था। तो बाकायदा इन्होंने मोटरसाइकिल पर बैठकर, मकबूल और उसके साथियों ने मोटरसाइकिल पर बैठकर दिलसुख नगर और उसके अलावा बेगम बाजार और साथ ही आबिद, ये 3 जगह थी, वहां पर रेकी की थी और वहां पर धमाके किए जाने थे। लेकिन उससे पहले ये सभी के सभी जो आतंकी थे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है अखिलेश, जब उस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस बात की जानकारी दे दी थी, तो क्या खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई कि आखिरकार जब रियाज भटकल हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है तो वो कहां पर है? तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिक्योरिटी में कहें या फिर खुफिया एजेंसियों में कहें, कहीं ना कहीं लैप्सेस देखे गए। बिल्कुल, प्रफुल्ल बख्शी साहब, चूक कहां हुई? अखिलेश जी, इसमें एक चीज और मैं कहना चाहता हूं। हाँ, सुधांशु जी बोल लीजिए, फिर मैं आता हूं। अफजल गुरु को जिस दिन फांसी दी गई, हाँ, जिस दिन अफजल गुरु को फांसी दी गई, उस दिन ये आप एंटिसिपेट कर सकते थे कि इस तरह का आतंकी हमला होने की उम्मीद है। एक रूटीन का रेड अलर्ट जारी करना ये थोड़ी काम होता है। ये सारी लीड्स जो वेरियस पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के पास थी, जो दिल्ली पुलिस का हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसीज का हुआ, इन लीड्स को जिस तन्मयता से फॉलो करके इस हमले को रोकना चाहिए, इसके लिए लेकिन सुधांशु जी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें दिखाया, सुधांशु जी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें एक सवाल यह भी खड़ा होगा। आज सुशील कुमार शिंदे ने भी सदन में इस बात का जिक्र किया, एनसीटीसी की जरूरत उन्होंने बताई है। एनसीटीसी पर आप लोग हाय तौबा क्यों मचाते हैं? कोई तो आखिर इस तरह की संस्था हो ना। बिल्कुल एनसीटीसी पे भी आऊंगा। हाँ बोलिए। मैं बिल्कुल एनसीटीसी पे भी आऊंगा और यही दिखाना चाहता हूं कि सरकार आतंकवाद के नाम पर क्यों राजनीति कर रही है। नहीं तो सियासत मैं आपको दिखाऊंगा। आपने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया, क्योंकि दुर्भाग्य यही है जी।
नहीं, दुर्भाग्य यही है कि ये सरकार आतंकवाद को लड़ने की जगह आतंकवाद के नाम पर राजनीति करती है। प्रफुल्ल बख्शी ये देश का सवाल है, ये किसी राजनीति का सवाल नहीं है और सरकार को बड़प्पन दिखाना चाहिए। जी आता हूं आपके पास, प्रफुल्ल बख्शी जी। हाँ। चूक जो हुई है वो बेसिकली जब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है और जब आप इंफॉर्मेशन को सिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक जगह पे नहीं दे सकते कि कौन कब क्या और कैसे करेगा, जब तक आप वो नहीं कर सकते तब तक तो आपके पास में जितनी इंफॉर्मेशन हाथ में होगी, फाइलों में होगी, वो धरी की धराई रह जाएगी। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अभी तक हमने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लिखी नहीं है और इस डॉक्ट्रिन के तहत हमने को आज से 8 साल पहले जब धमाके हो रहे थे तो ये डिसाइड हो गया था, या एनसीटीसी की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर आपत्ति जताई जाती है, ये डिसाइड हो गया था कि पूरी हमारी देश की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं, सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं, वो एक थिंकिंग बॉडी के तहत आएंगी और सारा का सारा कमांड एंड कंट्रोल जो नेशनल लेवल पे इंटर सिक्योरिटी सिस्टम का है वो एक इस तरीके से कंट्रोल होगा ताकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ना काम करें। वो इसलिए करते हैं कि सब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बनना चाहते हैं, सब अपनी हुकूमत करना चाहते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन तक नहीं दे सकते। होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने इंफॉर्मेशन दी थी, किसको दे दी थी, किसने अमल करी, फीडबैक आया कि नहीं, कि इंफॉर्मेशन पहुंची है, किसके पास पहुंची है। देखिए ये जितने धमाके अब तक हुए हैं पिछले 15 साल में, सबकी यही स्टोरी है। हाँ, प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर भी बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राठौर साहब, एक चीज जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, जो जानकारी मिल रही है कि जो सीसीटीवी वहां लगे हुए थे दिलसुख नगर इलाके में, पिछले 4-5 दिनों से काम नहीं कर रहे थे। हैदराबाद पुलिस को इस बाबत जानकारी दे दी गई थी, फिर भी उसे दुरुस्त नहीं करवाया गया। और वो ऐसी स्थिति में जबकि इनपुट्स दिए गए थे, गृहमंत्री ने खुद कहा है कि इस तरह के धमाके की जानकारी थी कि इस तरह के धमाके हो सकते हैं, इसके बावजूद इस तरह की चूक, क्या हम बिल्कुल तैयार थे कि ना इस तरह का धमाका हो, लोगों की जान जाए? हमने उस तरह के माहौल पैदा किए हुए थे, स्थितियां पैदा की हुई थी? आप ठीक कह रहे हैं। मुझे जहां तक याद है 2009 में हैदराबाद ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया था और बड़े भारी पैमाने में सीसीटीवी लगवाए गए थे, पूरे शहर को कवर किया गया था। मेरे ख्याल से हैदराबाद उस वक्त हिंदुस्तान का पहला मेट्रो शहर था जिसमें ये लगाए गए थे जी। ये कहानी हर जगह की है जहां के आपके सीसीटीवीज हैं, या तो लगते नहीं है, जब लगते हैं तो मेंटेन नहीं होते। आपको याद होगा हाई कोर्ट में जो पहला धमाका हुआ उसके बाद सीसीटीवी अप्रूव किए गए कि यहां लगने चाहिए और दूसरे धमाके तक लगा नहीं पाए। लेकिन राठौर साहब, इस पर्टिकुलर केस में इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि इसके बारे में जानकारी थी, गृहमंत्री ने भी कहा कि इस तरह के इनपुट्स थे। इसका मतलब है कि लोकल लेवल पर पुलिस को भी जानकारी दे दी गई होगी कि अतिरिक्त सतर्कता आप बरतें, और वैसे में सीसीटीवी का खराब होना जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे। देखिए, ये हमारी मानसिकता से जुड़ा हुआ सवाल है। हमको हर चीज नई चाहिए, एनसीटीसी चाहिए, अमेरिका क्या कर रहा है वो चाहिए, फला मुल्क क्या कर रहा है वो चाहिए, लेकिन किसी चीज को इस्तेमाल करने हमें आता नहीं है। आज अगर सीसीटीवी खराब है और पुलिस को जानकारी दी जाती है तो वो नहीं हुआ। अभी तक अगर कुछ नहीं कर सकते थे, कम से कम उस पुलिस के आला अफसर को तो सस्पेंड कर सकते थे। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात आप कह रहे हैं। बताइए, शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जितेंद्र, भटकल ब्रदर्स का क्या कनेक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो मोडस ऑपरेंडी है धमाकों की, जिस तरीके से वहां पर धमाकों को अंजाम दिया गया और जो धमाके के लिए जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया वो सीधे इंडियन मुजाहिदीन की तरफ इशारा करते हैं। और जिस तरीके से मकबूल ने पकड़े जाने के बाद जो अपना बयान दिया था कि रियाज भटकल ने दिलखुश नगर की रेकी करने के आदेश दिए थे, वहां पर धमाकों की साजिश रची थी, तो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक भी ये करता है कि रियाज भटकल अभी भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। और यासीन भटकल जो कि उसका अहम गुर्गा है, वो उसको भी 22 दिन पहले चेन्नई में देखा गया था उसके 4 बॉम्बर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तरीके के जो तथ्य हैं साफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन मुजाहिदीन का ही इन धमाकों के पीछे हाथ हो सकता है। जी प्रफुल्ल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी कर्नल राठौर ने बताया कि ये जो सीसीटीवी कैमरा का फेलियर है, ये ऐसा मामूली फेलियर नहीं है। किसी ने अगर तार काटी है और तार काट, क्या इसके अंदर इंटरनल गेम है, को अंदर के अपने आदमी छुपे हुए हैं इस गेम के अंदर? हमें तो ये इन्वेस्टिगेट करना होगा कि ये बात ऐसी क्यों आ रही है। और ये जो अब बात होती है एक्सप्लोजिव्स, ये एक्सप्लोजिव था, नाइट्रेट था, सल्फाइड था। एक्सप्लोजिव के पता होने से क्या होता है जी? एक्सप्लोजिव तो हर बार आपको यही एक्सप्लोजिव मिलता है, वही का वही मिलता है, वही साइकिल मिलती है, वही खाने का टिफिन मिलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको इंटेलिजेंस किस तरीके से बिल्कुल। और ऐसे में और किसको देंगे। एक बड़ा सवाल यह भी है जिसका हम लगातार जिक्र करते रहते हैं कि क्या सॉफ्ट स्टेट हैं हम, इस तरह की घटनाएं क्यों बार बार होती रहती है। इस पर तो हैदराबाद में कल धमाका हुआ, उसके बाद से ही गृह मंत्री का जो बयान आ रहा है, चाहे धमाके के बाद उन्होंने जो बयान दिया हो या फिर सदन में जो बातें उन्होंने कही, एक बात का जो लगातार जिक्र हो रहा है वो ये कि हमारे पास जानकारी थी। तो बड़ा सवाल यह है कि जानकारी थी तो हमने क्या किया? क्या जानकारी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि हम उसे अपने पास रख लें? ऐसे में तमाम तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं और बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है इस सेगमेंट में, मैं एनसीटीसी पर वापस लौटना चाहूंगा, चूंकि आज शिंदे साहब ने भी इसका जिक्र किया है जब वो भाषण दे रहे थे। आप बात तो करते हैं कि कानून कड़ा हो आतंकवाद को लेकर, लेकिन जब तक इस तरह की कोई संस्था नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन आखिर कैसे होगा? आप तो बार बार यही कहेंगे कि स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, और ऐसे में फिर पुलिस तालमेल कैसे करेगी? आतंकवादियों को पकड़ेगी कैसे पुलिस, जांच एजेंसियां? आप लोग इस सारे विषय को भ्रमित कर रहे हैं। शायद जानकारी आप लोगों को नहीं होगी कि एनसीटीसी का जो कॉन्सेप्ट था, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान ही ये सामने आया था। सक्सेना कमेटी, सक्सेना टास्क फोर्स बनी थी जिसने कि ये रिकमेंडेशन करी थी कि एनसीटीसी का गठन होना चाहिए। जितना भी इस बारे में चर्चा हुई, सब में एनसीटीसी का जो ढांचा था वो अमेरिका में एनसीटीसी जिस तरह उसके बेसिस पे था। वहां पे इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस एक्शन प्लान, इन सारे का था। चिदंबरम जी जब आए तो इन्होंने अब तक की जो एग्रीड पोजीशन थी और अब तक के लिए जो सारा लोगों में कंसल्टेशन हुआ था, उसको यूनिलैटरली इन्होंने एकदम से बदल दिया। उसके अंदर इन्होंने ये डाला कि अपने आप ही किसी को भी सर्च कर लेंगे, किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे देश भर में। ये सारे विषय में आम राय बना लेनी चाहिए थी। तो विरोध सिर्फ इसी वजह से है। यूनिलैटरली एक सुधांशु मित्तल जी, विरोध सिर्फ इसी वजह से है जो आज तक का 6-7 साल जी विरोध से, और इसी वजह से उसके वाइडर इम्प्लीकेशंस हैं आपके पास। सुनिए, नहीं एक हाँ इस वजह से है। और उसमें भी क्या है, हिंदुस्तान का एक संविधान है, संविधान के तहत राज्यों का और केंद्र के अलग अलग उनके हक हैं। प्रश्न ये है कि आपको अरेस्ट का विषय है या इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग का विषय है? आपका विषय स्ट्रेटेजाइज करना है या आपका विषय उसका दुरुपयोग करना है? और इन सारी चीजों को देखते हुए ये सारी चीजें संभव हो सकती थी। मुझे लगता है कांग्रेस से भी हमारे साथ जब उनके प्रतिनिधि जुड़ेंगे तब इस मसले पर आगे मैं बात करूंगा आपसे तफसील से। सुधांशु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जो भटकल ब्रदर्स का कनेक्शन सामने आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी और मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अगर हम पूरी बात करें तो जिस तरीके से सबसे पहले जो पहला इनपुट बताया जाता है वो उस वक्त मिला था जब अक्टूबर 2012 में मकबूल जो कि इंडियन मुजाहिदीन का गुरु का था, जब उसको गिरफ्तार किया था, उसने साफ बोला था कि रियाज भटकल जो कि हैदराबाद में उसको मिला था और वहां पर पूरी साजिश रची गई थी किस तरीके से दिलसुख नगर के अंदर ब्लास्ट किया जाना है। लेकिन उससे पहले वो पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं जो वो जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच एजेंसी और खुफिया एजेंसियों को जो मुहैया कराई थी, तो कहीं ना कहीं उसको सीरियसली नहीं लिया गया। अगर लिया गया तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बावजूद अगर हम अब बात करें तो जिस तरीके से खुद गृह मंत्री का कहना था कि 2 दिन पहले हमें ये इनपुट मिला था कि हो सकता है हैदराबाद में कोई भी बड़ा धमाका हो सकता है, लेकिन बावजूद उसका भी कोई फायदा नहीं है। यानी कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से पूरे वक्त सोती रही, किसी तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया गया। और अगर हम रियाज भटकल की बात करें तो तब जो खुफिया एजेंसियों के मुताबिक तकरीबन 1.5 साल पहले रियाज भटकल पाकिस्तान से सीधा इंडिया आ चुका था और यहां पर बैठकर लगातार वो आतंकी साजिशों को रच रहा है और अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है जिस तरीके से हैदराबाद ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, तो हो सकता है उसमें उसकी कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर है। जिस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से विस्फोटक हो, जिस तरीके से जो यूएस राठौर साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्यों हम इस तरह से सॉफ्ट स्टेट की तरह पेश आते हैं? आपने सुना हमारे संवाददाता को भी तमाम तरह की जानकारियां होती हैं, इनपुट्स हैं, उसके बावजूद हम नहीं पहुंच पाते दहशतगर्दों तक। देखिए, आज सबसे बड़ा सवाल मुल्क के सामने ये है कि हम अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं आतंकवाद के मुकाबले के लिए। सबने सोचा था कि जो हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पुणे में जो ब्लास्ट मिस हो गया, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। जी, सभी छोटे बड़े सभी लोगों ने कहा था कि अभी आपने ये 2 बड़े आतंकवादियों को फांसी दी है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर होगा, ये सबको पता था।
उसके बाद ये कहना मैंने खबर दी थी, उन्होंने खबर दी थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया वैसा। आज हालत ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो मौसम के रिपोर्ट की तरह होता है। आज बदली छाई रहेगी, कहीं कहीं छींटे पड़ेंगे। उससे क्या, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। आपको जब तक लोकलाइज्ड पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, आपकी मशीनरी गड़बड़। ये भी मैं बताना चाहता हूं कि ग्लोबल टेरर इंडेक्स में भारत चौथे पोजीशन पर है, यमन उससे पीछे। बहुत ही चौंकाने वाली आप ये जानकारी 12%। राठौर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी मैं सवाल। तो हैदराबाद में हुआ धमाका, कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि इसके बारे में पहले से जानकारी थी, खुफिया जानकारियां थी, इसके बावजूद लोगों की जान गई। सवाल ये, आखिर क्यों, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देश में कब रुकेगा आतंकवाद? कब तक यूं ही लोगों की जान जाती रहेगी? कब आतंकवाद पर काबू पाएगी सरकार? कब हम ये तमगा अपने ऊपर से हटा पाएंगे कि क्या हम सॉफ्ट स्टेट हैं? और देश की खुफिया एजेंसियां कब जागेंगी? उनके इनपुट्स पर कब कार्रवाई होगी? ये तमाम सवालात हैं। लेकिन अब तक की जो जानकारी है, जो तफ्तीश है, उसके मुताबिक आपको बता दें, 8 चेहरे बताए जा रहे हैं जिन पर शक की सुई है। उनमें एक रियाज भटकल है, यासिन भटकल दूसरा नाम। ये तमाम लोग आईएम से जुड़े हुए हैं। वसीम अख्तर, इसके अलावा अब्दुल्ला अख्तर, वकास उर्फ अहमद, मकबूल। और मकबूल के बारे में आपको बता दें कि जानकारी यहां तक थी कि इसने बाकायदा रेकी की थी हैदराबाद में, उसी जगह पहुंचकर, अब से करीब 3 महीने पहले, जहां पर ये धमाके हुए हैं। इंडियन मुजाहिदीन के ये तमाम सदस्य, इन्हीं की तरफ शक की सुई है, इनका हाथ इन धमाकों में हो सकता है। तो भटकल ब्रदर्स एंड कंपनी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे जुड़े तमाम लोग हैं जिनके हाथ इन धमाकों में हो सकते हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि इनका हाथ इन धमाकों में है। इस पूरे मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अब प्रभा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की नेता। प्रभा जी, आपका स्वागत है। और इस सेगमेंट में पहला सवाल आप ही से। गृह मंत्री लगातार यही बात कह रहे हैं कि तमाम जानकारियां थी, इनपुट्स थे, तो जानकारी थी तो हमने किया क्या? गृह मंत्री जी ने ये कहा कि इस तरह की संभावनाएं थी, तो उन्होंने सभी राज्यों को, एक केंद्र की खुफिया विभाग से जो भी जानकारी केंद्रीय खुफिया विभाग को, मंत्रालय जो गृह मंत्रालय का खुफिया विभाग से, तो वो उनका फर्ज था कि सारे राज्यों को इस बात की जानकारी देना कि भाई आपके राज्य में इस तरह की आशंका है। और क्या करे, केंद्र सरकार जब एनसीटीसी का नेशनल जब एक्ट बनाने जा रही है टेररिज्म के अगेंस्ट, तो कई राज्य सरकारों ने मना कर दिया ना कि हमें केंद्र सरकार का कोई हमारे जो सुरक्षा के हम अपनी सुरक्षा में खुद सक्षम। लेकिन आपने कहा कि जो जानकारियां दे दी गई, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी वहीं तक होती है कि बस हमने खुफिया जानकारी दे दी? ये जानकारियां तो खुफिया एजेंसी भी दे सकती थी सिर्फ। पर सरकार की जिम्मेदारी उठाने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। आज भी गृह मंत्री जी ने कहा कि एनसीटीसी बनाने के लिए वो तैयार हैं, ताकि हर राज्य में केंद्रीय व्यवस्था आतंकवाद के विरोध में एक स्थायी व्यवस्था रहे और उससे कोऑर्डिनेशन रहे केंद्र सरकार। लेकिन कई राज्य सरकारों को इसमें आपत्ति है। बताइए इसमें क्या आपत्ति है? किसको क्या कारण है कि वो नहीं चाहते हैं कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या बने? कई राज्य सरकारों ने आपत्ति की थी कि ये हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी है केंद्र की, हम अपनी सुरक्षा में खुद सक्षम है। इशारा आपका बीजेपी की तरफ है? तो अब इसमें बताइए आप फिर कैसे? अब बीजेपी की सरकारों की भी वही कहानी है। बीजेपी कहती है अपनी राज्य सरकारों को कि एनसीटीसी बनना चाहिए। अखिलेश जी, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो आतंकवाद मिटाना आज के दिन भी ये राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आतंकवाद को लड़ने की जगह सिर्फ आतंकवाद के नाम पे राजनीति। प्रभा जी आप बोलिए, मेरे को बोलने दीजिए। प्रभा जी ये गलत बात है, आप जब बोली मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। सुन लेते हैं सुधांशु। अच्छा पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। हाँ नहीं बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। नहीं तो आप राजनीति करने का बात की, तो मैंने कहा राजनीति कौन करने का तो ये समय नहीं है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद स्थिति है। चलिए सुधांशु जी आप बोल लीजिए। आप आपको एनसीटीसी के बारे में कुछ पता है प्रभा जी? मैं आपको जानकारी दे देता हूँ एनसीटीसी के बारे में। एनसीटीसी जो मैंने पहले भी बताया, ये सक्सेना टास्क फोर्स। सुन तो लीजिए, अब आप बोलिए, अब मुझे भी बोलने नहीं दीजिए ना।
कुछ तो सभ्यता रखे हैं हम लोग। एनसीटीसी जो है सक्सेना टास्क फोर्स ने इसके रिकमेंडेशन दी थी और ये रिकमेंडेशन आज तक मानी गई थी 2011 तक, और उसके अंदर जो था इंटेलिजेंस नेटवर्क यूनिफाइड कमांड के अंडर में था, जिसमें गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म के एक्टिविटी में था। उसके अंदर कहीं भी अरेस्ट और सर्च का प्रोविजन नहीं था बिना लोकल पुलिस को साथ लिए हुए। सडनली 2011 में चिदम्बरम जी ने फिर राजनीति करी। इसमें किसी से बात करे हुए, किसी राज्य मुख्यमंत्रियों से बात करे हुए एकदम से उन्होंने इसको नोटिफाई करा, और जिसके बारे में प्रोटेस्ट हुई, क्योंकि इस देश का संघीय ढांचा है। एनसीटीसी का किसी ने विरोध नहीं करा, सुधांशु जी लोगों ने विरोध करा। ये वाला प्रोविजन है इसका, और ये वो प्रोविजन है जिसके बारे में किसी भी चर्चा करे बिना एकदम से केंद्र सरकार ने नोटिफाई करा था। सुधांशु जी और प्रभा ठाकुर जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। सुधांशु अभी भी आप राजनीति कर रहे हैं। सुधांशु जी, आप मेरा सवाल सुन लें। एकजुट होकर आतंकवाद को लड़िए। सुधांशु जी और प्रभा जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ एनसीटीसी है इलाज है? पूरा जोर आप दोनों का उसी तरफ दिख रहा है। लड़ने के ही तो तरीके हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये एक बहुत ही, अरे आपके पास इंटेलिजेंस आती नहीं है, आप इंटेलिजेंस आगे ढंग से बताते नहीं है। और भी कई नेताओं ने कहा जो बदली छाई है, कहीं बारिश होने लगेगी, इस तरह के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस और बीजेपी का अखाड़ा नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एनसीटीसी की बात कर रहे हैं। एनसीटीसी बनने से हम 4 साल पहले ये सजेशन आ चुका था कि इंटेलिजेंस गैदरिंग शुड बी सेंट्रलाइज्ड कलेक्टिवली फॉर अ जॉइंट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। वो नहीं हो पा रहा। अगर वो होता, माफ करना, ये मना किसने करा? तो ये स्लीपर सेल्स जो है ये पहले पकड़े जाते, और जब स्लीपर सेल्स पकड़े जाते हैं यू क्लाइंब अपवर्ड्स, जैसे कर्नल स्लीमैन ने ठगी सिस्टम हटाया था। एग्जैक्टली यू कैन डू दैट वे, बट हम ये कर नहीं रहे हैं। वो किस कारण नहीं कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यूएस राठौर, मेरा एक ही सवाल है कि जब तक एनसीटीसी नहीं आएगी मुल्क में, तो क्या इसी तरीके से धमाके होते रहेंगे? आपके पास पुलिस है, आपके पास मल्टी एजेंसी सेंटर है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आज दिल्ली में आती है। क्या आप, जब तक एनसीटीसी एक रामबाण है, उसके बगैर हिंदुस्तान में काउंटर टेररिज्म नहीं चलेगा। जब तक एनसीटीसी के राज्य एक मत नहीं होंगे, मैं ये भी बता दूं, अभी राज्यों के बीच में पचड़ा है। जिस दिन एनसीटीसी बन जाएगा, डिपार्टमेंट्स के बीच में भी पचड़ा होगा। डिपार्टमेंट्स भी एनसीटीसी के नीचे आने को राजी नहीं होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, जो ब्यूरोक्रेट्स की कलह शुरू होगी, उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। मेरा एक सवाल है, अगर एनसीटीसी नहीं है तो क्या हिंदुस्तान में धमाके होते रहेंगे? क्या हम कहेंगे कि हम आतंकवाद को रोकने में सक्षम नहीं है? प्रभा ठाकुर जी, जवाब दीजिए। आज जो गृह मंत्री जी ने पूरा विस्तृत विवरण जो सदन को बताया, उसमें ये उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया था कि जब कुछ वर्ष पहले 11 घटनाएं हुई थी एक वर्ष में आतंकवाद की, फिर 5, फिर 4, फिर 2, मतलब आतंकवाद में लगातार केंद्र सरकार नियंत्रण कर पाने में कामयाब हुई है। एकदम रुका नहीं है, लेकिन जैसे कम तो हुए ही हैं। दूसरा, ये एनसीटीसी भी, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? वो भी केंद्र सरकार की एक पेशकश है, एक कोशिश है कि भाई आतंकवाद को हम और कितना नियंत्रित करें। तो इस समय अपना अपना ईगो, चलिए प्रभा जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आतंकवाद को रोकना एनसीटीसी के लिए सबको मिलजुल के राज्य सरकारों को और सुन लीजिए, प्रभा जी, काम करना जरूरी है। क्या जरूरी है? प्रभा जी एक मिनट सुन लीजिए। आप एनसीटीसी की तरफ जो इशारा कर रही हैं, दरअसल एनसीटीसी की जरूरत इसलिए महसूस की जाती है ताकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल हो। आंध्र प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो यहां तो तालमेल में कोई दिक्कत नहीं थी ना? नहीं, वो एक्ट भी तो लागू होना चाहिए ना। वो जो प्रक्रिया है वो लागू होनी चाहिए। जब विरोध कर रहे हैं बहुमत से, तो वो उसको वो कहीं नहीं हो पाए। देखिए, मैं थोड़ा सा अखिलेश जी आपको एक बतलाऊं। हाँ बोलिए। कुछ आंकड़ों की तरफ मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं। और पिछले 4 साल से इस देश में 600 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं हर साल आतंकवाद में। देखिए, 2009 में 735 लोगों की जानें गई, 2010 में 772 की जानें गई।
529 आतंकी हमले हुए पिछले साल। प्रश्न क्या है? एक अमेरिका का आप आचरण देखिए, 9/11 होता है और वो कसम खाते हैं कि हम इस देश में अब आतंकी हमला नहीं होने देंगे, और उसके लिए उन्होंने क्या नहीं करा जी? उन्होंने विश्व भर में जाके लोगों को लोकेट करा और लोगों को एलिमिनेट करा। प्रश्न है कि आपको उस एकाग्रता से, उस माइंडसेट से, उस डिटर्मिनेशन से इस आतंकवाद को लड़ना पड़ेगा। आपको आतंकवाद के बारे में राजनीति नहीं करनी पड़ेगी। आप कभी सैफरन टेररिज्म की बात करें, कभी ये करें, कभी नहीं करिए। कृपया, आतंकवाद एक ऐसा विषय है जिसमें राजनीति ना लाइए, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे प्रतिपक्ष की। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, ये देश का विषय है। यहाँ पे देश में इस समय लोगों को असुरक्षा का भाव है, लोगों की जानें बचाइए। हिंदुस्तान को आप किस तरह देखना चाहते हैं? प्रभा जी बोलिए। नहीं, क्या मैं बताना चाहती हूँ, आप कुछ जो राजनीतिक दल सिर्फ अपनी बात पे सांप्रदायिकता पैदा करना चाहते हैं, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि आज सदन में सबको सदस्यों को संतोष हुआ कि जबकि जो माइनॉरिटी के मुस्लिम समाज के भी जो हमारे सांसद थे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे दूसरी पार्टी के, सबने एक स्वर में बात कही, सबने इसको कंडेम कहा और ये कहा कि आतंकवादियों का कोई दीन, ईमान, मजहब नहीं होती, कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स कोई धर्म की इजाजत नहीं देता। आपने सेफ्रोनाइट की बात कही, कितने आप बात की बात कर देश को ये लोग गुमराह करते हैं, हमेशा धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर गुमराह करते हैं। राजनीति के चश्मे से अलग हटकर हमें देखना पड़ेगा जरा। प्रभा जी यूएस राठौर साहब को जरा सुन लीजिए, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं। हाँ बोलिए। भारत में जब भी आतंकवाद पर बहस होती है, 2 सेंटेंस के बाद ये राजनीति के दलदल में फंस जाती है, और इसीलिए आज भारत इस काबिल नहीं है कि आतंकवाद का समग्रता के साथ मुकाबला कर सके। आज भी मैं बताना चाहूंगा, ग्लोबल टेरर इंडेक्स में भारत 4थे नंबर पे है। पूरे दुनिया के आतंकवाद के जो घटनाएं होती हैं उसमें 12% घटनाएं हिंदुस्तान में होती हैं। वो मुल्क जो सुपर पावर बनने के सपने देखता है वो आतंकवाद को नहीं रोक पाता। आपकी जानकारी गलत है, वो पूरा इस रीजन का है। जी नहीं, आप उसे देखें, ग्लोबल टेरर इंडेक्स में भारत 4थे नंबर पे है। इसके बारे में मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर सकता हूँ, उसी को देख के बता रहा हूँ मैं। जी हाँ। जबकि यहाँ इतने प्रदेश हैं। तो हैदराबाद में हुआ धमाका, और वो भी तब ये धमाका हुआ जब तमाम जानकारियां थी, खुफिया जानकारियां थी। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, कब तक ये धमाके होते रहेंगे? क्या पॉलिटिकल विल की कमी आप देखते हैं? बिल्कुल, पॉलिटिकल विल की बहुत कमी है। ये पॉलिटिकल विल की कमी ही हमको दिख रही है। ऑफकोर्स हमारे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा है कि एक दूसरे को अपोज करके हम डाउन कर देते हैं, जॉइंट थिंकिंग की बात नहीं है। पर हमको धमाके तब तक होते रहेंगे। देखिए, अमेरिका ने का एग्जाम्पल दिया गया था, जब उन्होंने नॉर्मल सिक्योरिटी को होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, तब वो ये बात आई। और होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम का जो सजेशन है वो तो बाद में अमेरिका ने लिया। ये हिंदुस्तान में कब से लोगों ने कह दिया था कि जब तक आप अपना सिक्योरिटी सिस्टम एक हेड के अंदर नहीं रखेंगे, तब को नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्थिति ऐसे बनी रहेगी। राठौर, आपका आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन ये कहता है कि जब तक एनसीटीसी नहीं बनेगी तब तक क्या आतंकवाद चलता रहेगा। आज भी अगर आप पूरी तन्मयता से काम करें तो हमारी भारतीय पुलिस भी इस चीज को अंजाम दे सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक सवाल मैं आपको कहना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस की इंटरोगेशन रिपोर्ट क्या आंध्र पुलिस को गई थी? अगर वो गई थी तो उन्होंने इस पे क्यों नहीं एक्शन लिया, जबकि दिल चुप नगर लिखा हुआ था। सुधांशु जी और प्रभा जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, क्या आतंकवाद पर भी ये दोनों पार्टियां साथ नहीं चल सकती हैं, कांग्रेस और बीजेपी? यहां भी सियासत क्यों हो जाती है? प्रभा जी, पहले आप जवाब दे लीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब अफजल गुरु और कसाब को फांसी दी गई, इसी सरकार के समय में दी गई,
तो कब से बीजेपी के लोग ये सवाल उठाते रहे। हालांकि सब जानते हैं अफजल गुरू ने जब संसद पे हमला किया था जिसमें कई बेकसूर वहां के